रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हमने आपको 10 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यानी आप टेस्ट 10 में देखेंगे तो लास्ट में हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे और उसमें हम लोग खिलजी वंश तक पहुंच चुके थे। अब खिलजी वंश से आगे जितने भी प्रश्न बनते हैं उस पर आइए डिस्कस करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन कर रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाल में एक सैन्य विभाग था? सेना से संबंधित विभाग कौन सा था? तो साथ ही सेना से संबंधित जो विभाग हुआ करता है इसे हम दीवान ए आरिज बोलते हैं। क्या दीवान ए आरिज बोलते हैं? तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहीं पर अगर आप बात करेंगे दीवान ए विजारत, ये कौन था साथी? तो ये वित्त विभाग है। ध्यान रखेंगे ये कैसा विभाग था? तो यह वित्त विभाग है, ध्यान रखेंगे। और दीवान ए आरिज या कहीं कि दीवान ए अर्ज भी लिख देता है, अर्ज लिख देता है, ध्यान रखेंगे। तो यह क्या था? तो यह एक सैन्य विभाग है। क्या है? सैन्य विभाग है। जबकि दीवान ए ईसा की बात करेंगे साथी तो ये क्या था? तो यह एक शाही व्यंजक था, मतलब ट्रांसलेटर हुआ करता था, तो शाही व्यंजक था, ध्यान रखेंगे। जबकि दीवान ए रसालत यह साथी विदेश विभाग था। क्या था? विदेश विभाग। तो यह विदेश विभाग हुआ करता था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, देखिए अब देखिए दिया है मध्यकाल में कुछ डिपार्टमेंट जिसे आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले तो है दीवान ए विजारत, तो यह वित्त विभाग है और यह विभाग वजीर के अधीन हुआ करता है। और आप जानते हैं राजा के बाद वजीर का स्थान सबसे ऊपर था, जैसे इसमें प्रधानमंत्री का स्थान है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वजीर कौन था? ये भी सवाल कई बार पेपर में आया है। तो ख्वाजा ख्वादिर, ध्यान रखेंगे, यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में वजीर है। जबकि दीवान ए आरिज यह एक सैन्य विभाग है और जो सैन्य विभाग के प्रमुख होते हैं, मतलब जो अधिकारी होते हैं, उनको हम आरिज ए मुमालिक कहते थे। क्या? आरिज ए मुमालिक कहते थे, ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर हम बात करेंगे दीवान ए ईसा को लेकर के, तो दीवान ए ईसा शाही साथी जो शाही सचिवालय है उसका व्यंजक यानी ट्रांसलेटर हुआ करते हैं। अब जो दीवान ए ईसा है इसके जो हेड हैं उनको क्या बोलते थे? तो इनको दीवान ए मुमालिक या दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। यहीं पर बात करेंगे दीवान ए रसालत का, तो यह साथी विदेश विभाग था और इसका काम क्या था कि जो पड़ोसी राज्य हैं या दरबार कहा जाए, इनको जो भेजे जाने वाले पत्र हैं उनका फॉर्मेट तैयार करना। जैसे जो आसपास के राज्य थे, जैसे सिंघल हो गया या और भी जो देश हैं, उनको अगर पत्र भेजना है या भारत के अंदर ही जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं उनको अगर पत्र भेजना था तो उसका फॉर्मेट दीवान ए रसालत बनाते थे। यहीं पर दीवान ए रियासत कौन हुआ करता था? इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ है? तो दीवान ए रियासत। और यह साथी बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जनसाधारण का जो रक्षा करता है उसे क्या बोलते थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लगाइए। और इस अधिकारी को हम मुहतसिब कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन आप रट लेना, मुहतसिब कहते हैं। देखिएगा ये पूरी तरह से आपको रटना है। मध्यकाल के कुछ अधिकारी जैसे सद्र ए जहां या काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग से संबंधित हैं। तो जब भी आपसे सद्र शब्द आएगा, ठीक है, समझ लेना ये या तो न्याय से है या तो धर्म से है। ठीक है, तो प्रबल चांस है न्याय विभाग। अमीर ए दाद कौन हुआ करता है? ये प्रभावशाली व्यक्तियों को दरबार में प्रस्तुत करने वाला अधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति है, उसे अगर प्रस्तुत करना है राजा के सामने तो अमीर ए दाद नामक अधिकारी जाता था। कोतवाल की बात करेंगे तो यह पुलिस विभाग का प्रधान है। जबकि मुहतसिब की बात करेंगे तो जनसाधारण के आचार का रक्षक और देखभाल करता है, जैसे वर्तमान की पुलिस करती है। ठीक है, पर दोनों में अंतर है। वर्तमान की पुलिस तो 100-200 पर काम करती है, पर ये लोग बहुत ईमानदार थे। बरीद ए मुवालिक कौन है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछेगा गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? वरीद है, बरीद ए मुमालिक। जबकि संदेश वाहक जो होता है उसे बरीद कहते हैं। जो सूचना देता है उसे मुहीन या मुनही के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की थी? केंद्रीय सेना मतलब अपने पास रखेगा एक सेना, वो कौन है? तो साथ ही ये अलाउद्दीन खिलजी के सिवा और हो भी कौन सकता है? तो इस तरह से आप देखेंगे बी हो जाएगा आपका सही जवाब, राइट आंसर। ये सवाल पेपर में ऐसे ही पूछता है, अस्थायी केंद्रीय सेना रखने की शुरुआत किसने की? या आपसे कहेगा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक अस्थायी सेना रखना चाहता था? घुमा फिरा के कहूं लाए तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी।
अगर आप देखेंगे कुछ सैन्य सुधार, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान है जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी सेना, अस्थायी केंद्रीय सेना या अस्थायी सेना की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक अस्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया था, पर अच्छे से नहीं हो पाया था, पर यह सब अच्छे से करते हैं। अगर आप कहेंगे सर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तब किसको मारेंगे, तब हम अलाउद्दीन खिलजी को मारेंगे। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल सैन्य वर्गीकरण को सल्तनत में पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था। यानी जैसे मंगोलों ने अपनी सेनाओं को वर्गीकृत किया था, सेम पैटर्न अलाउद्दीन खिलजी ने भी फॉलो किया हुआ है। 10,000 सैकड़ों 10,000 जब सैनिक की एक टुकड़ी होती थी उसे तुमन कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था। जब ये सवाल पेपर में आएगा तो 90% लोग साथी गलत कर देंगे, पर आप सही करना, इसको तुमन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। और इस प्रश्न को भी आप लगाना इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था कि उसका हाथ, कद, हाइट, मोटाई कितनी है, ये सब राइट किया जाता था ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई कमजोर सैनिक पहुंच जाए और बेचारा मार दिया जाए। ठीक है, जैसे वर्तमान में आपका पीटी होता है, फिजिकल टेस्ट, वैसे ही। तो ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट काम खिलजी का, पहले तो सैनिकों का ये हुलिया लिखता था और दूसरा घोड़े दागने की प्रथा लॉन्च किया था ताकि लोग अपना जो सही और ताकतवर घोड़ा है वो लेकर के आए। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की है। करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ये वेतन देता था सैनिकों को। अभी तक लोग जागीर जमीन देने की बात करते थे, पर ये वेतन दे रहा। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधार में गहरी रुचि पैदा की हुई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा बाजार नियंत्रण या बाजार सुधार प्रथा को लागू किया गया था। और आपके पेपर में यही क्वेश्चन छप जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बाजार नियंत्रण यानी बाजारों को सही करना ताकि घपलाबाजी ना हो, सैनिकों को उचित दाम पर उचित व्यवस्थाएं मिलती रहे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साथ ही बाजार नियंत्रण पद्धति लागू करी हुई है, बाजार सुधार प्रथा को लागू किया हुआ है। तो इस तरह से राइट होगा आपका पहला। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग अच्छी तरह से रट लेना। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार एवं मूल्य नियंत्रण क्या था। तो एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार एवं मूल्य नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार एवं मूल्य नियंत्रण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो आप क्या जवाब दोगे, तारीख ए फिरोज शाही। इसे आप ध्यान रखना। बर्नी कहता है, इतिहासकार बर्नी के अनुसार खिलजी ने बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकता को पूर्ति करना था, ऐसा बर्नी ने कहा हुआ है। इसके समय में साहना ये मंडी, ठीक है, ये के दफ्तर में व्यापारियों को पंजीकृत कराना पड़ता था, तभी वो किसानों से गल्ला खरीद सकते थे। यानी एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम है साहना ए मंडी, इसके यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब आप जो है वहां पे किसानों से गल्ला वगैरह खरीद पा रहे थे। और उसको एकदम जो है उसका मूल्य निर्धारण करके साथ ही बेचना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था नहीं होगा, राशन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस का सिस्टम है, साथ ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, इसको साथ ही लागू किया था। हालांकि यह व्यवस्था केवल अकाल के समय ही होती थी, यानी अगर अकाल पड़ जाता था तो वो लोगों को राशन भी प्रोवाइड कराता था। ठीक है, बाजार की देखभाल का कार्य दीवान ए रियासत को सौंप दिया गया था। यानी दीवान ए रियासत नाम का जो डिपार्टमेंट है वह बाजार की देखभाल करता है। और अभी पहले क्वेश्चन में हमने आपसे बताया दीवान ए रियासत नामक विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने जो भूमि कर है को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। यानी जो आप उत्पादित करोगे उसका 50% उसको देना पड़ता था। तो साथ ही ये अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया हुआ था, तभी साथ ही अकाल वकाल के समय ये हेल्प कर पाता था। राजस्व लेगा नहीं तो कहां से देगा। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली को लेकर के, तो राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग जिसका नाम था साथ ही दीवान ए मुस्तखराज, इसकी स्थापना की थी। यहाँ आप नोट करना, दीवान ए मुस्तखराज नामक डिपार्टमेंट की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। उद्देश्य क्या है, राजस्व की वसूली करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की दर साथ ही सबसे ज्यादा थी, यानी अभी तक जितने शासक होंगे उनमें सबसे ज्यादा है। और वह कितना है, तो 50%, यानी 1/2। यानी अगर आप जितना उगाते हैं उसका 50% आपको सरकार को देना पड़ता था। ध्यान रहे, अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक है जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक है,
और इसके लिए इसने भूमि का पैमाइश यानी नाप कराकर लगान साथ ही निर्धारित किया था कि किसके पास कितनी भूमि है। आप यहाँ छिपा भी नहीं सकते थे और ना ही आप पर ज्यादा लगाम भी लगाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने घड़ी या गढ़ अथवा गृह कर लगाया था? ये किसने किया हुआ था? तो घड़ी कर भी लेता था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सल्तनत काल में भूमापन यानी जिसे हम मसाहत बोलते हैं, मसाहत प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए प्रकार के कर लगाए हुए हैं। मकानों पर गढ़ी नाम का कर लगाया हुआ है, जबकि चरी नाम का कर साथी जानवरों की चराई पर लगाया जाता है। चरी कर दूध देने वाले पशुओं पर भी लगाया जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चरी कर किस पर लगा रहे हैं साथी? तो जानवरों की चराई पर, और जो खास करके दूध देने वाली पशु हैं इनके ऊपर लगा था। तो कहने का मतलब कि गढ़ी और चरी कर ये अलाउद्दीन खिलजी लगाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सदी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सदी किसे कहा जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे अमीर हसन एक कवि हैं, इनको भारत का सदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा हो जाएगा? सी। देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रुकनुद्दीन एक धर्मशास्त्री हैं, अरसलान कुवाही, कबीरुद्दीन जो कि इतिहासकार हैं, अमीर हसन दहलवी एक साहित्यकार है, और खुसरो। ये जो लोग हैं साथी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो आपको याद रखना होगा इन सब का नाम, अमीर हसन दहलवी साहब या अरसलान कुवाही या रुकनुद्दीन, ये सब किसके दरबार से समेत हैं? तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से समेत हैं। अमीर खुसरो की बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो दरबारी कवि के पद पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में नियुक्त होता है। रहता तो है अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का काल देखा हुआ है, यानी दिल्ली सल्तनत के अगर आपसे पेपर में पूछे कि 7 सुल्तानों का काल कौन देखा है, तो आपका जवाब होगा अमीर खुसरो। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछे कि अमीर खुसरो किस के शासनकाल में पहली बार कवि बनते हैं, तो आपका जवाब होगा पहली बार साथी कवि के पद पर नियुक्त होते हैं, तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर हसन को हम भारत का सदी कहते हैं। अगला सवाल, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित स्थापत्य है? मतलब इनमें से किसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई हुई है? तो अलाई दुर्ग बनाया था, जमैत खाना मस्जिद भी बनाया, हजार सेतुन भी बनाया। तो इस तरह से ये सभी हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर होगा साथी। देखिए अब कुछ निर्माण कार्य हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराई हुई है। पहली बात तो 1311 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग या जिसे आप कुस्क ए सीरी कहते हैं इसको बनवाया था, पहली बात। दूसरी बात 1303 में आप देखेंगे तो ये दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला एक 3 मंजिला महल बनवाया जिसे हम हजार सितून के नाम से जानते हैं। 1303 ईस्वी में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नगर जिसे आप दूसरी दिल्ली कहते हैं इसकी स्थापना की हुई है। दिल्ली में इसने हौज ए खास और हौज ए अलाई ये निर्माण कराया हुआ है। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही मृत्यु हो जाती है और इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर एक मकबरा बनाया जाता है और उसी में इसे दफना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक लास्ट बनते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सरकार, है ना। तो ये बनते हैं कुछ दिन के लिए, हालांकि कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है शिहाबुद्दीन उमर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद बैठता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहता है, ठीक है। तो कह रहा कि स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया है, कौन है ऐसे महान नायक? तो साथ ही मुबारक शाह खिलजी। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया है और लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखना मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को लेकर के, तो अलाउद्दीन के बाद इसका जो अल्पवयस्क पुत्र है शिहाबुद्दीन उमर ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन अल्पवयस्क है तो जानबे करते हैं मार दिया जाएगा। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक शासन बनता है। मुबारक शाह खिलजी ने अल इमाम उल इमाम या खिलाफत उल्लाह या अल वास्की बिल्लाह की उपाधि धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, कौन? मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया है और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया है। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ पड़ता था, साथ ही उसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगति बहुत पसंद थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा योग्य शासक कितने दिनों तक खिलजी वंश को लेकर के आगे जाएगा। अंततः खिलजी वंश क्या होता है? समाप्त हो जाता है।
अगला प्रश्न है, अब एक आखिरी व्यक्ति हैं साथी जो कि ट्रांसफर किए गए हैं, मतलब पूरी तरह से तो खिलजी वंश से नहीं संबंधित है, लेकिन राज्य उसी वंश पर करते हैं। ठीक है, कह रहा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने पैगंबर का सेनापति इसकी उपाधि धारण की हुई है? तो आप जानते हैं लास्ट में साथी एक बच जाते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये भी खिलजी वंश से संबंधित है, पर वो पूरी तरह से खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे, बाकी ट्रांसफर किए हुए थे, मतलब हिंदू धर्म से परिवर्तन करके ये मुसलमान बने हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन्होंने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करेंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह की, तो मुबारक शाह के साहब ये हत्या करके खुसरो खां, जिसे हम नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके ये बैठते हैं, यानी जो खुसरो खां होता है वो हत्या कर देता है किसकी? मुबारक शाह की, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ये पॉइंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा महलों में की जाती थी, यानी स्टार्ट कर दिया गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये साथी जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, तो इसके कारण से इसके दरबार में आप देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा महलों में किया जा रहा है। इसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु या इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 1320 को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की सेना के मध्य में मुकाबला होता है, जिसमें नासिरुद्दीन के साथ ही हार होती है। इसके बाद 8 सितंबर 1320 को गाजी यानी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और एक नया वंश बनाता है जिसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे कि तुगलक वंश से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक यानी लगभग में 94 वर्ष तक शासन किया था? तो साथ ही तुगलक वंश यह सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं, तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें इस वंश के संस्थापक, तो पहली बात तुगलक वंश 1320 से 1440 तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। इस वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और पहले गयासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक या गाजी बेग के नाम से जानते थे। तो अगर आपसे पूछेगा गाजी मलिक या ऑप्शन में दे मान लीजिए गाजी मलिक, तो आप कंफ्यूज मत होना, गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। इस वंश में कुल 8 शासक होता है। दिल्ली सल्तनत के काल में इस वंश ने सबसे ज्यादा समय तक 94 वर्ष तक शासन किया हुआ साथी, और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यह इस वंश का अंतिम शासक होता है। मिर्जा हैदर की एक पुस्तक है तारीख ए रसीदी, उसमें साथी में तुगलकों को चगताई मंगोल कहा गया है। तो तारीख ए रसीदी में इन्हें चगताई मंगोल के नाम से बुलाया गया। हमसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है तारीख ए रसीदी पुस्तक लिखा किसने है? तो आपका जवाब होगा मिर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो आप देखते ही तुरंत टिक मार दोगे, बलबन ये गुलाम वंश का शासक है, आप सभी को पता है, ऊपर हमने चर्चा पहले वीडियो में ही किया हुआ है इसका, है ना, मतलब 10वें वीडियो में। अब देखिए इस वंश में कुल 8 शासक होते हैं। सबसे पहले पर कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये डेट आपको याद नहीं रखना है, अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, पर याद नहीं रखना। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो इस तरह से कुल 8 सुल्तान होते हैं, जिनमें से कुछ लोग को हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की है? इस प्रश्न को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगाना। कह रहा है किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो साथी जो गयासुद्दीन तुगलक है यह काफिरों का घातक यानी गाजी की उपाधि धारण करता है। अगर हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक को लेकर के, तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की हुई है, ध्यान रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जन्म से साथी भारतीय था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की हुई है। गयासुद्दीन तुगलक संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला शासक था। अगला, कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसे पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता था? यानी एग्रीकल्चर के लिए नहर खुदवाने का काम यहाँ पे कौन करेगा? तो साथ ही गयासुद्दीन तुगलक 13वीं सदी में पहला ऐसा सुल्तान है जो नहर खुदवाएगा ताकि हम एग्रीकल्चर को अच्छे से कर पाए। तो इस तरह से सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक को लेकर के, तो गयासुद्दीन तुगलक कृषि के लिए, कृषि काम के लिए, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक बनता है। स्पष्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला साथी पहला शासक है, और जब पहला आ जाए तो आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था, डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है।
इसके समय में डाक जो विभाग था साथी बरीदे मुबालिक नामक मंत्री के अधीन हुआ करता है। डाक विभाग की कार्य कुशलता का विस्तृत विवरण हमें मोरक्को के निवासी इब्न बतूता के द्वारा मिलता है। ध्यान रखना होगा, इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आएगा। गयासुद्दीन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आएगा कौन? इब्न बतूता। और ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, पता नहीं क्यों पर पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कहा कि सल्तनत काल के निम्नलिखित में से किस शासक के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? आपने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ये आक्रमण तो करता है लेकिन दक्षिण के राज्यों को भारत में मिला नहीं रहा है साथी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा कि दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाएगा, वो कौन सा सुल्तान है? तो साथी ये सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके समय में जो दक्षिण के राज्य जीते जाएंगे उसे भी मिला लिया जाएगा, कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के अंदर। बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक का वारंगल यानी तेलंगाना का अभियान। तो 1321 ईस्वी में साथी गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खान, जिसे हम उलूग खान के नाम से जानते हैं, इनको भेजा था वारंगल अभियान के लिए, ठीक है। और इस समय वारंगल के राजा थे राजा राय प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इन्होंने खराज देना बंद कर दिया था, तो इनके खिलाफ भेजा था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खान को। होता क्या है कि बाद में राय प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह से सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया और ये पहला राज्य था वारंगल जिसे मिलाया गया था, ठीक है। तेलंगाना का नाम ये बदल करके सुल्तानपुर रख दिया गया है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और उसे कई प्रशासनिक इकाइयों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन ने जाजनगर यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया था। इस समय उड़ीसा के शासक निम्नलिखित में से कौन थे? ये जाजनगर पर भी आक्रमण करेगा और उसमें भानुदेव द्वितीय साथी यहाँ के शासक हैं। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे इसका जाजनगर पर आक्रमण यानी उड़ीसा पर आक्रमण। तो गयासुद्दीन का जो दूसरा अभियान था वो 1324 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? जाजनगर के विरुद्ध हुआ था। इस समय जाजनगर के शासक साथी भानुदेव द्वितीय हैं। भानुदेव ने गयासुद्दीन के तेलंगाना अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी। राजमुंद्री अभिलेख की बात करें तो इसमें जूना खान यानी उलूग खान को दुनिया का खान कहा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया का खान किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा जूना खान। और ये किस अभिलेख में ऐसा मिला है? तो आपका जवाब होगा राजमुंद्री। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मतलब कि गणित, खगोल विज्ञान ये सब जानता था। तो ये सारी खासियत साथी मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी, लेकिन वो फिर भी बेचारे फेल थे किस्मत के मारे। तो इस तरह से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक से कई सवाल बनते हैं, आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के तो 1325 से 1351 तक शासी ये शासन करते हैं और इनका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन है, पहली बात तो ये। और इन्होंने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ली हुई है। जिल्लाही या उलूग खान, इन्हीं को उलूग खान भी बोलते हैं, ध्यान रखना होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे यानी जो उलूग खान थे ये सबसे ज्यादा विद्वान थे। और ये प्रश्न भी हमसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तानों में सबसे ज्यादा विद्वान थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और शिक्षित शासक थे, या खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने तांबे व अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व के महत्व को बताने का प्रयास किया हुआ है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ कर दिया गया है? आरंभ किया है, ठीक है। पद देना आरंभ किया यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर पद देगा, ना कि मुंह देख करके पद देगा, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे योग्यता के आधार पर पद, तो ऐसे नोट कर लेंगे कि योग्यता के आधार पर पद, ठीक है। अब सोचिए जिसका एलिजिबिलिटी जैसा है वैसे उस पद पर ये रखेंगे, जाति धर्म को नहीं देख रहे हैं। तो बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का, तो दिल्ली सल्तनत का साहब ये पहले सुल्तान है जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया है। इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर अपॉइंट किया हुआ है। साईराज मोहम्मद बिन तुगलक का एक हिंदू मंत्री है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के धार्मिक समारोह और उत्सव में भी भाग लेते थे। हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेने वाला मोहम्मद बिन तुगलक साथी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। तो यह भी सवाल आपसे पूछता है कि कौन है जो हिंदुओं के त्योहार में खास करके होली में भाग लेते हैं? तो आपका जवाब होगा उलूग खान या आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल करते हैं,
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन भी किया हुआ है? तो आपको लगता है ये सब काम कौन कर सकता है? तो ये काम किया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इस प्रश्न में सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं जिसने अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पे गए थे, और बहराइच में जो सलार मसूद गाजी का मकबरा है वहां पर भी गए हुए थे। तो सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने सुबह की आय और व्यय के हिसाब रखने के लिए रजिस्टर भी तैयार कराया था कि जो सुबह है उस पर कितना आय हो रहा है, कितना उस पर हम व्यय कर रहे हैं, इसके लिए पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करवाया था ताकि आगे चल के इस खर्चे को और मेंटेन किया जा सके। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए शताधिकारी नामक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? शताधिकारी नामक नए पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के, तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने सुबह की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था। लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने शताधिकारी नामक नए पदाधिकारी का नियुक्ति किया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, दोआब में राजस्व वृद्धि करने वाला साथी दूसरा शासक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोआब क्षेत्र में प्रचलित जो लगान थी वो 1/10 से 1/20 तक थी। हालांकि 1334-35 में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण से साथी जो दोआब क्षेत्र है, यानी जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का, जैसे गंगा है और ऐसे यमुना है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है यही क्षेत्र दोआब होगा, और तीन नदी के बीच का क्षेत्र त्रियाब होता है। तो इनमें लगान वृद्धि असफल हो गया था, यानी इसने लगान लगाया तो, लेकिन 1334-35 में इसी के समय में वहां पे अकाल पड़ गया, जिसके कारण से इसका जो लगान वृद्धि का प्लान था वो साथी असफल हो जाता है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? वो प्लेग की वजह से जो बीमारियां फैल गई थी, यानी जो आप देखेंगे अकाल पड़ गया था, इसकी वजह से ये राजधानी ट्रांसफर करता है और अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली से देवगिरी, कई बार पेपर में आएगा देवगिरी, क्योंकि देवगिरी को ही हम दौलताबाद बोलते हैं, तो ये आ सकता है। तो दिल्ली से कहाँ ले जाएगा? देवगिरी ले जाएगा, यानी दौलताबाद ले जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन को लेकर के, जो कि 1326-27 में ये करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया है। ठीक है, और तथा उसका नाम कुतुब इस्लाम रखा हुआ है। ये सवाल बहुत बार पेपर में आता है कि राजधानी कहाँ ले गया था, तो दौलताबाद ले गया था, ध्यान रहे। ठीक है, और यह योजना भी इसकी साथ ही विफल हो जाती है, क्योंकि 1334-35 में आप देखेंगे तो दौलताबाद यानी माबर क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में भयंकर विद्रोह हो जाता था, जिस कारण से इसे फिर से अपनी राजधानी साथी दिल्ली बनानी पड़ जाती है। और इस समय दौलताबाद शिक्षा का केंद्र बन गया, क्योंकि बहुत सारे संत, महात्मा, कवि, विद्वान ये सब दिल्ली से दौलताबाद चले गए थे, और जब ये फिर से दौलताबाद से दिल्ली आता है तो वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग दौलताबाद में ही रुक जाते हैं, और इस तरह से दौलताबाद शिक्षा का केंद्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सांकेतिक मुद्रा यह चला रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का जो सांकेतिक मुद्रा साथी, तो राजधानी परिवर्तन के विफलता के बाद सुल्तान की दूसरी योजना साथी सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए, पहली बात तो ये दोआब में कर वृद्धि फेल हो गया, राजधानी परिवर्तन करता है फेल हो गया, तीसरा काम कर रहा है सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। ठीक है, इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। इसने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का लॉन्च कर दिया है। इस प्रतीक मुद्रा में साथ ही अरबी और फारसी दोनों भाषा में लेख लिखे हुए हुआ करता था। एडवर्ड टॉमसन बोलता है कि मोहम्मद तुगलक को कहता है कि यह साथ ही धनवानों का राजकुमार है। मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का विफल रहा, क्योंकि लोगों ने चांदी का मुद्रा जमा करके तांबे की नकली मुद्रा का प्रयोग करने स्टार्ट कर दिए थे, उसको रख लेते थे, और उसका जो कांसे का मुद्रा था साथी वो दे देते थे, और उनसे चांदी की मुद्रा ले लेते थे। मतलब लोग बहुत खतरनाक थे। ठीक है, तो ये योजना भी, इसका जो सांकेतिक मुद्रा था ये भी फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। अगला, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की तथा उससे निपटने के लिए दिल्ली में एक राहत शिविर भी खोला हुआ है? ठीक है, मतलब इतना मदद कर रहा है। तो साथी ये है मोहम्मद बिन तुगलक साहब।
समझ रहे हैं, मतलब कितना परेशानी है इनका। कर वृद्धि वाला योजना फेल, दिल्ली वाला योजना फेल, सांकेतिक मुद्रा फेल। अब ये बेचारे अकाल पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं और इसके लिए दिल्ली के अंदर राहत शिविर लगवा रहे हैं। यह है मोहम्मद बिन तुगलक। देखेंगे आपसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक है जिसने अकाल पीड़ितों के लिए समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर लगवा रहे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। अकाल से राहत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता बनाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे आगे चल के आगे जब आप पढ़ेंगे तो 1793 में जैसे अकाल संहिता कार्नवालिस बना रहा है और शासक बनाएंगे वायसराय, ऐसे ही अकाल संहिता मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बनाया हुआ था। ठीक है, जगह जगह पर साथ ही ये कुएं खुदवाएं, बीज और हल ये खरीदने के लिए किसानों को ऋण जिसे सोंधर बोलते हैं वो भी देते थे। कृषि से संबंधित एक विभाग इन्होंने बनाया, दीवान ए अमीर ए कोही। ये क्या करता था साथी, ये सबको ऋण वगैरह मुहैया कराता था। एग्रीकल्चर से संबंधित डिपार्टमेंट था। और यही सवाल आपसे पूछेगा कि भाई बताओ दीवान ए अमीर कोही या दीवान ए अमीर ए कोही, इसकी स्थापना किसने किया? जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। उद्देश्य क्या था? कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसके जो हेड थे, प्रधान थे, उनको हम अमीर ए कोही बोलते हैं। 20 मार्च 1351 ईस्वी को ज्वर से मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही मृत्यु हो जाती है। और इसी की मृत्यु पर बदाऊनी बोलते हैं क्या कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब कि अब जनता इस प्रकार के राजा से मुक्ति पा गई है। इतने दयालु भी थे, अच्छे भी थे, पर परेशान रहे, भाग्य ने साथ नहीं दिया। पर फिर भी बदाऊनी का ये टिप्पणी आपको याद रखना होगा किसके बारे में कहा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदाऊनी ने कहा कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिली। अगला और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री है इब्न बतूता, कहा कि ये किसके समय में साथी भारत आया हुआ है? तो आप जानते हैं इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका पहला हो जाएगा, राइट आंसर। अगर हम बात करें इब्न बतूता, तो पहली बात तो यह इब्न बतूता मोरक्को से हैं, मतलब अफ्रीकी यात्री हैं। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अपॉइंट किया हुआ है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ध्यान रखना होगा कि किताब उल रहला पुस्तक की रचना साथी इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जियाउद्दीन बर्नी ने पहला सच्चा मुसलमान शासक कहा है? पहला सच्चा मुसलमान शासक कहा है? तो जवाब होगा साथी फिरोज शाह तुगलक, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक को लेकर के। तो इनका मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज और इसने सैयद उस सलातीन या खलीफा का नायाब ये उपाधि धारण किया हुआ है। हेनरी एलियट ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। और ये सवाल पेपर में आपसे बनता है तो इसे आप लगाना इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं क्या लिख रहा था पेपर है ना। बुलगेज इसे बोलते हैं राज्य का अपहरणकर्ता भी कहते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान था। इसने फिरोज शाह तुगलक को पहला सच्चा मुसलमान कहा हुआ है। 23 मार्च 1351 को ठट्टा यानी सिंध में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जा रही है। इसके बारे में भी हमसे बहुत सवाल पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक को लेकर के। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया हुआ था? ब्राह्मणों से भी एक धार्मिक कर है जजिया कर, जो कि वसूला जाएगा और यह काम साथी फिरोज शाह तुगलक करेगा। पहला शासक ये बनेगा। तो इस तरह से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक को लेकर के। तो इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त किया हुआ है। केवल 4 प्रकार के कर, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स, ये लगाया हुआ है। खिराज साथी ये भूमि कर था जो भूमि की उपज का 1/3 था। जकात साथी ये मुसलमानों की संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था जो कि 2.5% है। खुम्स क्या था? ये लूट मार से प्राप्त होने वाला कर था, बस यही गलती करता है। ठीक है, जजिया क्या था साथी? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। स्पष्ट है कि ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, विच्छिन्न और अपाहिज इससे मुक्त थे, मतलब इनसे ये चीज नहीं लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया तो जाता था पहले, पर लेकिन ये इनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक बनता है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। अभी भी स्त्री, बच्चे, विच्छिन्न और अपाहिज इससे साथ ही ये लोग बचे हुए हैं, इन पर यह कर नहीं लगता, पर यह ब्राह्मणों से साथ यहाँ पे ये कर वसूलना शुरू कर देता है। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सिंचाई कर, जिसे हम हब ए सर्ब कहते हैं, वह किसने लगाया हुआ था? तो साथ ही ये सिंचाई कर जब आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो हब ए सर्ब ध्यान रखना होगा, आपसे सीधे पूछेगा पेपर में। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई कर, जिसे हम हब ए सर्ब बोलते हैं, लगाया था।
सिंचाई कर कृषि उपज का साथ ही क्या था 10% हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक पहला सल्तनत कालीन शासक है जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा भी तैयार करवाया हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है। फिरोज शाह तुगलक पहला सल्तनत कालीन शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया, वो बात रिपीट हो गया है। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाक नामा एक प्रकार की साथी हुंडी हुआ करती थी, जिसके सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करता था। यानी एक तरह समझिएगा, अगर आपको सेना में भर्ती होना है, ठीक है, तो आपको उस ग्रेड का जैसे इसमें अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वैसे ही जो है इतलाक नामा दिया जाता था और उसी हिसाब से आपको साथ ही वेतन मिलता था इसके समय में। अगला, मध्यकालीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किसका शासनकाल सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। अब सोचिए आप लोग, जो कि लूट का भी हिस्सा ले रहा है कर के रूप में, तो उसका शासनकाल कैसा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल खराब ही रहा होगा। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए, आप समझिए कि कोई कंपनी हो और सरकार उससे पैसा ले रही हो, तो जाहिर सी बात है वही बात हो गई है ना कि नहीं है, तो कंपनी अपना चोरी करेगी ही करेगी। फिरोज तुगलक इसने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित किया, ठीक है, मतलब कि घूसखोरी चलने दो। फिरोज शाह का शासनकाल मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है, यानी सबसे भ्रष्ट शासक का शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक का आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण हो, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके लिए उसने एक विभाग बनाया हुआ है, दीवान ए बंदगाना। तो आपसे यह सवाल पूछता है, दीवान ए बंदगाना की स्थापना कौन करता है, ठीक है। यह विभाग किससे संबंधित है, तो दासों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो दासों का शौकीन है, तो जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर साथ ही प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा कि दासों का निर्यात नहीं होगा। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया हुआ है। अब देखिए, बेरोजगारों की हेल्प करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने यह काम किया हुआ है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। अब देखिए, इससे रिलेटेड कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो पेपर में आते रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक का काम आपको याद रखना होगा। पहली बात तो इसने दास विभाग बनवाया, दीवान ए बंदगान, दान विभाग बनवाया, दीवान ए खैरात, पेंशन विभाग बनवाया, दीवान ए इस्तेहाक, खैरात विभाग बनवाया, दारुल सफा या सिफा खाना, निर्माण कार्य किया जैसे लोक निर्माण विभाग। तो ये खैराती दवा खाना भी खोला हुआ है जिसे हम दारुल सफा या सिफा खाना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल में अंतिम नगर भी कहा जाता है, मध्यकाल का अंतिम नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है साथी, तो फिरोजपुर को मध्यकाल में अंतिम नगर के नाम से जानना है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। अब देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है साथी, ये कुछ बनाते हैं नए भवन, लगभग जिनकी संख्या 300 है, पर 300 नहीं आपको याद रखना है। फतेहाबाद की स्थापना कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, याद रखेंगे जौनपुर और फिरोजाबाद, इनकी स्थापना करते हैं कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो सॉरी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोजपुर को आखिरीनपुर या आखिरी नगर के नाम से जानता है और साथ ही यह यमुना नदी के तट पर दिल्ली के लाल किले के पास स्थित है। ध्यान रखना होगा कि अपने बंगाल अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया था साथी। पांडुआ एक लोकेशन है जिसका नाम इसने बदल दिया और नाम बदल करके फिरोजाबाद रखा हुआ है। और आज फिरोजाबाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है साथी, ठीक है। कहा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने 1374-75 में बहराइच में स्थित है योद्धा संत सलार मसूद गाजी का मकबरा, इसका 2 बार दर्शन किया। तो ये बहराइच में है संत सलार मसूद गाजी, यूपीजीके में सवाल बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये काम साथी फिरोज शाह तुगलक ने किया था, 2 बार जो है विजिट किया हुआ है संत सलार मसूद गाजी के मकबरे पर। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा सरकार यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक को लेकर के, तो ये समय तो 1374-75 की है जब ये बहराइच में स्थित है योद्धा संत सलार मसूद गाजी का मकबरा, वहां पे 2 बार यह दर्शन करता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक स्वयं खलीफा को का नायब यानी प्रतिनिधि घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो यह भी सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन खलीफा का नायक यानी प्रतिनिधि घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का साथी अंतिम शासक है। ये सवाल ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बताया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नासिरुद्दीन महमूद को लेकर के, तो यह तुगलक वंश का साथी अंतिम शासक है।
दिल्ली सल्तनत की सत्ता इसके समय में संकुचित होने लगी थी, मतलब कम होने लगा था। लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। कई नए नए राजवंश साथी निकलकर बाहर आने लगे थे। मलिक सरवर, जिसे हम ख्वाजा जहां बोलते हैं, नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था, जिसे नासिरुद्दीन ने मलिक उस सर्ग यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दिया हुआ था। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की हुई है। इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि तैमूर लंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया हुआ है, यानी किसके शासनकाल में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करेगा। तो साथी वह होगा नासिरुद्दीन महमूद, यानी आप देखेंगे जो नासिरुद्दीन महमूद है तुगलक वंश का अंतिम शासक, इसके समय में तैमूर लंग साथी भारत पर आक्रमण करेगा। और ये पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। अगर हम बात करेंगे तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, तो आप देखेंगे तैमूर लंग को हम भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहते हैं। अप्रैल 1398, ये डेट आपको याद रखना होगा, तैमूर लंग ने अपनी राजधानी समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। झेलम नदी को पार कर तुलंबा या तालमी नामक स्थान पर यह अधिकार कर लेता है। 11 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग साथी दिल्ली पहुंचता है, और इस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। 18 दिसंबर 1398 को तैमूर व दिल्ली की शाही सेना के मध्य में साथी युद्ध होता है, और इसमें नासिरुद्दीन महमूद पराजित हो जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे तैमूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद साथी एक नया वंश आता है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, सैयद वंश या लोधी वंश साथी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो छोटे छोटे कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं, तो 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, उतने से कम अपना चल जाएगा। करा के निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का शासक था। तो अलाउद्दीन हसन साहब भी हैं, खिजर खान साहब भी हैं, मुबारक साहब भी हैं। तो ये सभी लोग साथी संबंधित है किससे, सैयद वंश से। ध्यान रखिएगा सैयद के बाद लोधी आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सैयद वंश, तो 1414 से 1451 तक चलता है। तैमूर लंग जब आक्रमण करता है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर साथी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की हुई। इसमें कुल 4 शासक हुए। 1414 से 1421 तक खिज्र खां स्वयं शासन करते हैं। उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन हसन शाह। आपने इसमें से बहुत लोग का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन तक रहते नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन हसन शाह की बात करेंगे तो यह सैयद वंश के सबसे अंतिम शासक है। सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्त्रोत अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तो अगर आपसे पूछे कि सैयद वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तारीख ए मुबारक शाही से मिलती है, जिसके लेखक कौन है, तो सरहिंदी साहब हैं। ध्यान रखेंगे, अहमद सरहिंदी कहें या सरहिंदी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की हुई है। बस ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही खिज्र खान जो थे वह खुद को रैयत ए आला की उपाधि से विभूषित किए हुए हैं। तो इस तरह से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करेंगे खिज्र खान की, तो इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की हुई है, और इसने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करा हुआ है। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने कटेहर दोआब क्षेत्र के विरुद्ध अभियान किया था, और इस समय यहाँ के शासक के साथी राय हरि सिंह। 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका जो पुत्र है मुबारक शाह, वह स्वयं को सुल्तान घोषित किया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सैयद वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के संबंध में फरिश्ता कहता है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण निहित हैं। ये किसके बारे में कहा जाता है। याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट मुबारक शाह के बारे में दिया गया कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें कई सारे प्रशंसनीय गुण निहित हैं। बात करेंगे मुबारक शाह, तो 2 साल शासन करता है, 1421 से 1423 तक। सैयद वंश के शासकों में यह सबसे योग्य था। इसने शाह या नायब ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की हुई है। सरवर उल मुल्क मोहम्मद शाह का वजीर था, जो मूलतः एक हिंदू था। यमुना नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद नामक नगर बसाया हुआ है। फरिश्ता कहता है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र साथी मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। कोर्ट वाला सवाल आ गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोर्ट से सही विकल्प का चयन करिएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश अंतिम थे, तो बात सही है। सैयद के बाद क्या आता है, लोधी आ जाते हैं साहब, ठीक है। सैयद के बाद कौन आते हैं, लोधी आ जाते हैं। बहलोल लोधी ने लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी, मतलब ये अफगान लोग थे, लोधी अफगान लोग हैं, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरह से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब देखिए लोधी वंश की बात करेंगे तो 1451 से 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में यह अंतिम है। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश के नाम से पहला अफगान राजवंश की स्थापना करी हुई है। लोधी राजवंश अफगानों की गिलजई कबीले की शाखा
लोदी के शाहू खेल कुटुंब से संबंधित हैं। लोदी वंश में 3 शासक हुए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और आप जानते हैं इब्राहिम लोदी को मार देगा कौन? तो बाबर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? यह काम किसने किया हुआ है? तो साथी ये काम किया था बहलोल लोदी ने। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर। ठीक है। अब देखेंगे, अगर हम बात करते हैं बहलोल लोदी, तो 1451 से 1489। इसके पिता हैं मलिक काला या खिज्र खान के समय में दौराला के राज्यपाल हैं। कौन? बहलोल लोदी के पिता दौराला के राज्यपाल थे। सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सरहिंद का सूबेदार अपॉइंट किया हुआ है। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए जहां की उपाधि दी हुई है। ठीक है। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी शासक हैं हुसैन शाह, इनको पराजित कर दिया है और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। इस तरह बहलोल लोदी के समय में जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है साहब। ठीक है। अगला, बहलोल लोदी ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट किया हुआ है? उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। तो याद रखेंगे, बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी, जिसे हम निजाम खान बोलते हैं, इसको जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों, सही जवाब। ठीक है। बात करेंगे सिकंदर लोदी, जिसे हम निजाम खान भी जानते हैं। 12 जून 1489 को बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने निजाम खान यानी सिकंदर लोदी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि साथी सिकंदर लोदी के समय में ही हुई है। ठीक है। मतलब अब ये सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप स्टार्ट किया गया था, जिसमें साथी 39 खाने थे जो मुगल काल तक चलती रही। यानी गज ए सिकंदरी, जैसे आजकल का जरीब होता है, कभी आप लेखपाल जब बनोगे तो आप देखोगे जरीब नापने का होता है, तो ऐसे ही आप देखोगे तो उसमें गज ए सिकंदरी हुआ करता था, जिसे सिकंदर लोदी ने स्टार्ट किया था नापने के लिए, जिसमें 39 खाने हुआ करते हैं। बात करेंगे सिकंदर लोदी को लेकर के, तो कई सवाल बनता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं और इसके बारे में यही पढ़ लीजिए। पहली बात तो ये, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें 39 खाने हैं जो मुगल काल तक चलेगा। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर चुंगी कर हटा लिया था ताकि आम जनता को वस्तुएं कम मूल्य पर मिल सके। सिकंदर लोदी मोहम्मद में ताजिया निकलवाना बंद कर दिया है। मुस्लिम जो स्त्रियां इनको पीर और संतर के मजार पे जाने से मना। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, और ये सवाल पेपर में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना करते हैं सिकंदर लोदी। कब करते हैं? 1504 में। इसके बाद लोदी वंश के शासकों की राजधानी आगरा ही बन गया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने के लिए, गंगा यमुना क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए, और राजपूतों द्वारा दिल्ली को बढ़ने के प्रयास को विफल बनाने के लिए, क्योंकि राजपूत सरदार भी उग रहे थे। सिकंदर लोदी गुल रुखी नामक उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। तो गुल रुखी ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। मियाँ भुआ ये सादे सिकंदर लोदी का वजीर है। इसने औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी की स्थापना की हुई है, मतलब उसका ट्रांसलेट किया हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे के कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। सिकंदर लोदी को ललित कलाओं में रुचि थी। इसके समय में संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर ये तो आपका सही है। मियाँ भुआ साथी ये सिकंदर लोदी का ही मंत्री है, जिसने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखेंगे दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साहब। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय संगीत पर जो पहला फारसी ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही, वो सिकंदर लोदी लिखता है। सेकंड मियाँ भुआ, इसने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। मोठ मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। कब कराया? तो 1505 में। ये डेट आपको याद रखना होगा। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? अब देखिए, यहीं से बेचारा ये मार खाना शुरू कर देता है। तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो उसने खतौली का युद्ध लड़ा था 1517-18 में, जब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की मदद होता है, और इब्राहिम लोदी यहीं से पराजित होना शुरू कर देता है। तो साहब ये हो जाएगा आपका पहला राइट आंसर, पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए, बात करें इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 तक रहता है, तो यह सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था। 22 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठा। लोदी वंश का साथी अंतिम शासक है। 1526 ईस्वी में आप देखेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा करके मुगल वंश की स्थापना करेगा। ध्यान रखना होगा, इब्राहिम लोदी के समय में ग्वालियर अंतिम रूप से
साम्राज्य में शामिल हुआ। इसमें ग्वालियर के शासक हैं विक्रमजीत यानी राजा मान सिंह के पुत्र। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का झगड़ा मालवा के अधिकार को लेकर के हुआ करता था। इसमें मालवा के शासक साथी राणा सांगा है। 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य में खतौली का युद्ध होता है और इस खतौली के युद्ध में राणा सांगा हरा देते हैं किसे, इब्राहिम लोदी को। आज का आखिरी क्वेश्चन है और कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कर रहे हैं, मुगल काल की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मुगल काल भी दिया हुआ है। कारा की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प पढ़िए। दौलत खां इब्राहिम लोदी की शक्ति को तोड़ने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये दौलत खान ये शुरू कर देता है। इब्राहिम लोदी के चाचा हैं साथी आलम खां। ये लोदी ये भी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए बाबर को भारत में बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों सही है, ये दोनों दुश्मन ने ही बाबर को यहाँ पे बुलाया था। बाबर का भारत आक्रमण की अगर बात करें तो दौलत खान ये इब्राहिम लोदी की शक्ति को तोड़ने के लिए काबुल पे था, उसमें बाबर उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे देते हैं। इसी तरह से इब्राहिम लोदी के चाचा हैं आलम खां लोदी, जो कि दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं और बाबर की सहायता मांग लेते हैं। नवंबर 1525 में बाबर भारत पर साथी आक्रमण करने के लिए काबुल से प्रस्थान किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया और इसमें इब्राहिम लोदी साथी मारा जाता है। ध्यान रखना होगा कि इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान है जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। इसके बाद बाबर क्या करता है, भारत के अंदर मुगल काल की स्थापना करता है। तो भारत के अंदर मुगल काल की स्थापना बाबर करता है। तो अब हम पढ़ेंगे मुगल काल आगे की वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप वंदे मातरम, जय हिंद।